लेवी क्या है सुनिए अच्छे से। ये छोटे पर्सन के लिए लाया गया है और ऑप्शनल स्कीम है। गवर्नमेंट बोलता है अगर आपका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो इस साल 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में हो तो उसके लिए लिमिट हाफ है 75 लाख। अब आप बोलोगे यहां पर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स क्या है? वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था उससे अलग है। यहां पे कौन कौन सा है? तो यहां पे आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट 7 प्लस सिक्किम 8, बट आसाम हटा दीजिए इसमें से और आसाम के बदले उत्तराखंड को ले आइए। तो नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम माइनस आसाम प्लस उत्तराखंड। क्लियर है? नेक्स्ट, तो रिपीट कर रहे हैं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होना चाहिए। तो इस साल 1.5 करोड़ तक आप यहां रह सकते हो। हाउएवर कुछ केसेस में आपका 1.5 करोड़ तक हो फिर भी स्कीम में अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा केसेस? अगर आप कैजुअली माइंस में घूम रहे होगे तो स्कीम ब्लास्ट हो जाता था, याद है? कैजुअली माइंस, कैजुअली से अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, अगर माइंस या एनआरटीपी हो, सेक्शन 27 में पढ़ते हो आप, माइंस का एम, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड सप्लाईज के, नोटिफाइड सप्लाईज पीटा, याद आ रहा है? पान मसाला, आई से आइसक्रीम, टी से टोबैको और ए से एरेटेड वाटर्स। तो इन सब केसेस में ये जो 6 केस है ना, सॉरी 5 केस है ना, आपका 5 नहीं 6 ही है, हाँ, ये 6 केस में 1 रुपए से आप स्कीम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी हो, अगर आप नोटिफाइड सप्लाई मैन्युफैक्चरर हो पीटा के, आई से अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, खरीदना अलाउड है बट सप्लाई करोगे स्कीम से बाहर, एन से अगर आप कुछ ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो कि नॉट लेविएबल टू जीएसटी है, लीकर, फॉर टाइम बिंग 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर, ई अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हो, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हो, स्कीम से बाहर, और एस अगर आप सर्विस सेक्टर वाले हो तो भी आपको ये कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं है, एक्सेप्ट एक सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह। ध्यान होगा ये ओल्ड कंपोजिशन स्कीम एक तरह से। इसके अलावा थोड़ा बहुत सर्विस आप दे सकते हो, थोड़ा बहुत कितना, उसको हम लोग बोलते थे मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पिछले साल जितना काम किया उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतना सर्विसेस आप दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन 10 में ध्यान दीजिएगा, अगर पैसे का लेन देन करते हैं हम लोग और कंसीडरेशन आइदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट है तो ये एग्जम्प्ट होता है एग्जम्पशन चैप्टर में। हाउएवर इसको हम लोग यहां पर काउंट नहीं करेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में तो सब आता है, याद है? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ये वाला टर्नओवर, टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, इंडिया वाला हो, एक्सपोर्ट हो, सब ऑल इंडिया बेसिस पर निकालते थे। हाउएवर इसको काउंट नहीं करना है। फिर आया न्यू कंपोजिशन स्कीम, और न्यू कंपोजिशन स्कीम बोला गया है जो अभी आप कंपोजिशन स्कीम सुन के आए, अगर कोई पर्सन वहां एलिजिबल नहीं है, मेनली सर्विस वाले लोग, क्योंकि वहां तो सिर्फ रेस्टोरेंट अलाउड था और थोड़ा बहुत सर्विस अलाउड था, तो बाकी लोग के लिए एक न्यू कंपोजिशन स्कीम लाया गया और बोला गया अगर आप पिछले साल 50 लाख तक का टर्नओवर था आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो इस साल 50 लाख तक आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। लेकिन जैसे वहां था ना कैजुअली माइंस में घूमोगे तो स्कीम ब्लास्ट, तो यहां तो सर्विस अलाउड है, तो माइंस का एस हटा दीजिए, कैजुअली माइंड में घूमोगे तो स्कीम ब्लास्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा इस स्कीम में टैक्स रेट बहुत नॉमिनल होता है। अगर आपको बता दें तो मैन्युफैक्चरर 1% देता है टोटल टर्नओवर का, रेस्टोरेंट वाला 5% देता है टोटल में, और ध्यान दीजिएगा ट्रेडर या बाकी जो मिक्स्ड सप्लायर है वो लोग भी 1% देते हैं, बट 1% टोटल का नहीं, टैक्सेबल टर्नओवर का। न्यूमेरिकल किया हुआ है, याद रखिएगा। ये सब रेट आपके अपने सप्लाई के लिए, रिवर्स चार्ज पे जो नॉर्मल रेट होता है वही लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि इस स्कीम में इतना कम रेट है तो कुछ डिमेरिट भी है। क्या डिमेरिट है? पहला डिमेरिट, आप
इनपुट पे आईटीसी नहीं ले सकते। दूसरा डिमेरिट, आउटपुट पॉकेट से देना होगा, चार्ज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो दोनों साइड डिमेरिट है आपका इनपुट आउटपुट पे। इसके अलावा जैसे ही कंपोजिशन स्कीम में मान लो आप 1.5 करोड़ वाले में हो, 1.5 करोड़ जिस दिन क्रॉस हो गया, इस स्कीम से बाहर होकर आपको 9 में जाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, मेरे पैन पे इंडिया में 10 ऑफिस है, तो या तो 10 के 10 सेक्शन 9 में जाएं या 10 के 10 सेक्शन 10 में जाएं, ब्रांच वाइज ऑप्शन नहीं है। ठीक है? और ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कैसा भी हो मेरा टर्नओवर पूरे इंडिया का। हाउएवर टैक्स तो ब्रांच वाइज पे होगा अपने अपने स्टेट में, तो पेमेंट के लिए आप टर्नओवर इन अ स्टेट देखोगे, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए देखोगे एग्रीगेट टर्नओवर, और पेमेंट के लिए आप देखोगे टर्नओवर इन अ स्टेट। इन दोनों में भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट को काउंट मत करिएगा। ठीक है? इसके अलावा एक डिफरेंस है इन दोनों में, अच्छे से सुनिएगा। आप जानते हो जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन 10, 20 या 40 लाख क्रॉस होने पे लेना होता है, तो अप टू 10, 20, 40 तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं, तो टैक्स पे करना ही नहीं है। और जब टैक्स पे नहीं करना है तो इस पोर्शन को आप टर्नओवर इन अ स्टेट में काउंट मत करना। क्यों? क्योंकि टर्नओवर इन अ स्टेट किस काम का था? कैलकुलेट करने के लिए टैक्स पेबल, और जब इस पोर्शन पे हम टैक्स देते ही नहीं है तो इसको आप एक्सक्लूड करोगे। किसके लिए? कैलकुलेशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, बट एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। ठीक है? टर्नओवर इन स्टेट में नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको ये इंटीमेट करना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ही कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो जीएसटी आरईजी 1 भरते हो उसके पार्ट बी में लिख देना, बात खत्म। बट अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, सेक्शन 9 में हो और अब 10 में जाना चाहते हो, तो मिड ऑफ द ईयर नहीं जा सकते हो, अगले साल जा सकते हो। तो 1 अप्रैल के पहले आपको ये बात बताना पड़ेगा ऑफिसर को कि हम 10 में जा रहे हैं। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत अपने बहुत एग्जाम्पल किए। ठीक है? एलिक्सर को छोड़कर भी अगर अपने बात करें तो हम लोग 5-7 एग्जाम्पल मिनिमम के किए थे, और एलिक्सर में तो 15-20। यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिए। क्लियर? तो ये बात हो गया आपका सेक्शन 10 तक का। अब रिपीट कर रहे हैं, सेक्शन 1 टाइटल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन, 7 सप्लाई, 8 मल्टीपल सप्लाई, इसको क्या बोले, कंपोजिट या मिक्स्ड, और 9 और 10 लेवी। 9 नॉर्मल लेवी, 10 कंपोजिशन लेवी। क्लियर? अब लेवी तो हो गया, लेवी के बाद होता है कलेक्शन, बट लेवी और कलेक्शन के बीच में आता है एग्जम्पशन। तो 11 क्या होता है? एग्जम्पशन। और आप जानते हो लेवी लेस एग्जम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन, और कलेक्शन के लिए चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई, 12 to 14 होता है। क्लियर है? चलिए, तो अब अपने बात कर रहे हैं आ रहे हैं 11 पे। तो 11 में क्या आपका एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का अगर अपने बात कर लें तो एग्जम्पशन 2 टाइप का होता है, एक जनरल एग्जम्पशन और एक स्पेशल एग्जम्पशन। जनरल एग्जम्पशन किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। कब? जब पब्लिक इंटरेस्ट हो तो। और जनरल पब्लिक को आप एग्जम्पशन कैसे देते हो? नोटिफिकेशन लाकर। ठीक है? तो यहां पर ऑब्वियसली काउंसिल के बोलने पे होगा, पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट हो और नोटिफिकेशन के थ्रू आप क्या देते हो? जनरल एग्जम्पशन देते हो। स्पेशल एग्जम्पशन कब काउंसिल बोलेगा? जब पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ एक्सेप्शनल नेचर हो। सचिन का फरारी वाला एग्जांपल याद है? नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर जनरल पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन आता है जो एप्लीकेबल फॉर ऑल होता है, और सचिन के स्पेशल ऑर्डर आएगा ईच केस में। क्लियर है? एग्जम्पशन कैसा हो सकता है? तो एग्जम्पशन फुल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, एग्जम्पशन कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी। अनकंडीशनल को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, और ये वाला एग्जम्पशन मैंडेटरी होता है, ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट, एग्जाम्पशन लाने के बाद कुछ दिन बाद क्लैरिफिकेशन दिया गया, तो क्लैरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव? तो अगर 1 साल के अंदर आया तो रेट्रोस्पेक्टिव, 1 साल के बाद आया तो प्रोस्पेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट, तो सेक्शन 11 एक तरह से क्या बोला? 11 बोला कि एग्जाम्पशन के लिए आप नोटिफिकेशन लाते हो जनरल पब्लिक के लिए, और नोटिफिकेशन आया भी है, ऐसे याद रखेंगे सेक्शन 11 का पावर यूज करके 12 बाई, हर चीज 2017 का है, 2017 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन लाया गया है। क्लियर है? एग्जाम्पशन चैप्टर में ध्यान रखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पशन है, बट जो जो अपने इंपॉर्टेंट बात कर रखे हैं ना, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपको याद रह जाएगा। चलिए रिवाइज भी कर लें। सबसे पहला, अगर अपने चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह का बात कर लें, तो अगर आप स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हो और चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो क्या होता है, उनका सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप ओल्ड एज होम रन कर रहे हो और वहां रहना खाना पीना सब, लॉजिंग फूडिंग सब मिलाकर, जो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स या उसके ऊपर वाले हैं, उनसे अगर आप महीने का 25,000 रुपए तक ले रहे हो, सब कुछ इंक्लूसिव, रहना खाना पीना, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है। इसके बाद रिलीजियस सर्विस में अगर अपने बात कर ले, तो पंडित सर्विस, रिलीजियस सेरेमनी पे कोई जीएसटी नहीं है। इसके बाद वो लोग अगर कुछ रिलीजियस प्लेस वाले, मंदिर मस्जिद, ये लोग अगर कुछ भाड़े पे भी देते हैं, रेंट पे भी देते हैं रूम वगैरह, तो उस पर भी कुछ एग्जाम्पशन है। ऑलवेज एग्जाम्पट नहीं, कुछ क्राइटेरिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आश्रम वाला अगर रूम भाड़े पे देता है तो 999 तक एग्जाम्प्ट होगा आश्रम के लिए। होटल के लिए 1000 होता है, आश्रम या रिलीजियस प्लेस के लिए 999 है। इसके अलावा अगर मंदिर वगैरह वाला, मंडप वगैरह, कल्याण मंडपम या मैरिज हॉल टाइप का जो होता है, वो लोग देते हैं भाड़े पे, तो 9,999 9,999 तक होगा पर डे का चार्जेस, तो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा मंदिर के आसपास आप देखते हो ना बहुत सारे शॉप्स होता है, तो अगर वो शॉप को भाड़े पे दिया गया है, मंदिर वाले भाड़े पे दिए, और महीने का, मंथ का 9,999 तक ले रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट है। जहां 10,000 और अबव हुआ, फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा के लिए भी जो पॉइंट था वो भी क्या था, एग्जाम्प्ट। ठीक है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट चाहता है कि हर के पास घर हो। अगर आप घर नहीं खरीद पा रहे हैं तो रेंट पे लेके रह रहे हो, और रेंट ले हो तो एक तो आपके पैसा जा ही रहा है, ऊपर से जीएसटी लगाएंगे तो नॉर्मल पब्लिक को बर्डन हो जाएगा। तो RRR बोला गया, अगर आप रेंट पे रेसिडेंशियल यूनिट देते हो फॉर रेसिडेंस, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। होटल रेसिडेंस के लिए नहीं है, तो इस वाले ये RRR में होटल कवर नहीं होता है, बट होटल के लिए अलग से 14 नंबर एंट्री में एग्जाम्पशन है। और ध्यान रखिएगा, होटल के लिए आप एक्चुअल टैरिफ देखते हो, होटल वाला कितना लिया आपसे, अगर 1000 तक ले एग्जाम्प्ट, 1001 रुपए ले ले फुल्ली टैक्सेबल। ये एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया है, एग्जाम्पशन का लिमिट नहीं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हेल्थ सेक्टर का बात हुआ होता कुछ, अगर आप न्यूली बॉर्न बेबीज का मान के चलो स्टेम सेल्स प्रिजर्व करवाते हो कोड ब्लड बैंक में, एग्जाम्प्ट होता है। इसके अलावा हेल्थ सर्विस अगर 3 लोग थे, 3 लोग कौन, हेल्थ सर्विस क्या होता है वो भी बताएंगे, पहले 3 लोग सुन लीजिए। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, तो एग्जाम्प्ट होता है। हेल्थ केयर सर्विस 3 लोग दे, तो एम्बुलेंस सर्विस कोई भी दे, कोई भी ओला एम्बुलेंस भी आ जाए ना तो भी एग्जाम्प्ट होगा। अब हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है, तो कोई भी रीजन से जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, सब का सब हेल्थ केयर है। बट क्या नहीं है हेल्थ केयर, ये जरूर याद रखिएगा। हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर ब्यूटी पर्पस, ये हेल्थ केयर नहीं है, टैक्स लगेगा। बट अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ता है फॉर रिस्टोरिंग द फंक्शंस ऑफ बॉडी, तो उस केस में ये हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है और जीएसटी नहीं लगता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स या रिहैबिलिटेशन सेंटर रन किया जाता है काउंसलिंग वगैरह के लिए, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तो कोई जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल करवाते हो, बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट करवाते हो,
तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। जब आप अपना चेकअप करा रहे थे तो जीएसटी नहीं है, तो आप अपने पेट्स का वेटरनरी क्लिनिक में कराओगे तो भी जीएसटी नहीं है। क्लियर है? चलिए इसके बाद, हाँ, बैंकिंग सर्विस का बात कर ले तो सर्विसेज बाय आरबीआई पब्लिक वेलफेयर के लिए जीएसटी नहीं है, सर्विसेज टू आरबीआई जीएसटी लगता है, बट इंडिया के बाहर से लिया जाए वर्ल्ड बैंक वगैरह से तो एग्जम्प्ट होता था। नेक्स्ट 27, ये जरूर याद रखिएगा, अगर अपने पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आप लोन लियो या बैंक में पैसा डिपॉजिट कियो, तो उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो अगर पैसे का लेन देन कर रहे हो और कंसीडरेशन आइदर इंटरेस्ट और डिस्काउंट है तो सर्विस तो है बट जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इंटरेस्ट का एग्जांपल बता दिए आपको, ठीक है? इंटरेस्ट कोई भी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, सब, लोन पे इंटरेस्ट सब, डिस्काउंट, बिल्स डिस्काउंटिंग। हाउएवर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड याद रखिएगा ये पेनल्टी के नेचर का है, इस पे जीएसटी लगता है, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आप फॉरेक्स बेचते हो, फॉरेक्स कौन बेचता है? एक बैंक दूसरे बैंक को बेचे, या एक ऑथराइज्ड डीलर दूसरे ऑथराइज्ड डीलर को दे, या बैंक टू ऑथराइज्ड डीलर हो, तो उस पर जीएसटी नहीं है। बट अगर आप फॉरेक्स जनरल पब्लिक को बेचते हो, ये बात सर्विस के डेफिनेशन में बताए थे, 70 का डॉलर 71 में बेचें तो 1 रुपया सर्विस बन जाएगा, उस पर जीएसटी लगता है, जनरल पब्लिक को बेचोगे। नेक्स्ट, इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम पे तो जीएसटी है ही नहीं, तो उसका बात हटा देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप मान के चलो एक्वायरिंग बैंक, अपने बात की थी ना पीओएस मशीन का कार्ड स्वाइप वाला, जो आप शॉपिंग करते हो और कार्ड स्वाइप करते हो, तो उसमें अगर पर ट्रांजेक्शन अप टू 2000 का अमाउंट है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, एक सर्कुलर था, ये सर्कुलर प्लेन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर हम आपको मोबाइल फोन बेचते हैं, इस एग्जांपल में यही था, ईएमआई में, तो मोबाइल फोन ईएमआई में अगर बेचे हो तो आप ये मत बोलना कि इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट कर दीजिए, इंटरेस्ट अलग चीज नहीं है, मेन चीज हो गया मोबाइल फोन बेचना, उस पर जीएसटी लगता है। बट अगर आप मेरे से मोबाइल फोन खरीदते हो और अलग से लोन लेते हो तो वो लोन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और उस पर इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये हमारा चार्ट था, इससे आप करिएगा। अपने सिंपल सा लॉजिक बोले थे, जो बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एग्जम्प्ट होता है, बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप एयर से आ रहे हो ये बेसिक पब्लिक नहीं है, टैक्सेबल होगा इन जनरल। बट अगर आप बागडोगरा वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम से फ्लाइट लेते हो या वहां के लिए फ्लाइट लेते हो, बोथ साइड जाना आना दोनों, उस पर जीएसटी नहीं था, ठीक है? नेक्स्ट, वाटर में इनलैंड वाटरवेज, फेरी वगैरह एग्जम्प्ट, एंटी मींस नॉन टैक्सेबल। अदर्स में ओवरसीज टैक्सेबल, ये कोई बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कोस्टल में टूरिज्म के लिए टैक्सेबल, कोई बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, बट हाँ पब्लिक के लिए एग्जम्प्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद रेलवे में याद रखिएगा फर्स्ट क्लास और एसी, एसी एनी क्लास, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट क्लास एसी के साथ हो या एसी के बिना हो, और एसी कोई भी क्लास हो, ये क्या होता था आपका? टैक्सेबल। बाकी एग्जाम, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास एग्जाम। लैंड रूट में अपने छोटे गाड़ी में बात करें तो रेडियो टैक्सी, ओला, उबर टैक्सेबल होता है, आप जानते ही हो। कौन देगा? ओला देगा 95 में, याद है? और बाकी केसेस का अगर अपने बात करने, येलो टैक्सी हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, हैंड रिक्शा हो गया, एग्जम्प्ट, ठीक है? बिग व्हीकल में दो टाइप का होता था, एक स्टेज कैरेज और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज मतलब पब्लिक बस, और स्टेज कैरेज अगर एसी आ गया टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जम्प्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को उसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एसी अगेन आ गया तो बेसिक नहीं मानते हम लोग, टैक्सेबल। नॉन एसी लेकिन टूरिज्म के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, टैक्सेबल। नॉन एसी नॉन टूरिज्म, ये हो गया बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ये क्या होगा? एग्जम्प्ट। क्लियर? कीवर्ड था बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, इसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट का अगर अपने बात कर लें तो लैंड रूट में दो ही केस में टैक्स है, अगर आपका जीटीए के थ्रू जाए या कुरियर के थ्रू जाए। क्लियर? ये दो केस में टैक्सेबल है लैंड रूट में। बाकी आप एयर से करो, रेलवे से करो, ठीक है, तो ये सब तो टैक्सेबल है ही है। लैंड रूट में
बस से करो, टैक्सी से करो, तब टैक्सेबल नहीं है। जीटीए और कुरियर में ही टैक्सेबल। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर एक दो पॉइंट याद रखना होता है आपको कि अगर बाई चांस आप रेलवे, वेसल या फिर जीटीए के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट सामान का ट्रांसपोर्ट करते हो, राइस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, रिलीफ मटेरियल का, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का, तो इसको आप एग्जम्प्ट करते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आप ट्रक के अंदर में आपका सामान आ रहा है, सिर्फ आपका, और पर पर्सन 1500 तक चार्ज किया गया है, एग्जम्प्ट। ट्रक में मल्टीपल लोग का सामान आ रहा है जीटीए में, और पर कंसाइनी 750 तक चार्ज किया गया है, एग्जम्प्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, टोल चार्जेस वगैरह पे तो कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्ट होता है। हाँ, लीगल सर्विस, इसको तो अपने एक लाइन में खत्म कर दिए थे, ठीक है। और याद रखिएगा, पहले तो लॉयर सर्विस इन जनरल एग्जम्प्ट होता है, उस पर आप टैक्स नहीं लगाते हो, लेकिन जब भी लगाते हो ना, रिवर्स चार्ज में लगाते हो, लॉयर हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब हम लोग बोले अगर लॉयर सर्विस एक जनरल आदमी को दे, जनरल आदमी को बोला गया था नॉन बिजनेस एंटिटी, बर्डन नहीं लगाना है उस पर, एग्जम्प्ट। अगर लॉयर सर्विस दे एक छोटे बिजनेस एंटिटी को, स्मॉल बिजनेस एंटिटी, छोटा बिजनेस एंटिटी कौन? जिसका रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर लिमिट क्रॉस ही नहीं हुआ है, उस पर भी बर्डन नहीं लगाते हैं, एग्जम्प्ट। बट अगर लॉयर सर्विस दे बड़े बिजनेस एंटिटी को, तो हाँ, बड़े बिजनेस एंटिटी पे आप टैक्स का बर्डन लगा सकते हो और रिवर्स चार्ज का भी बर्डन लगा सकते हो, वो सह सकते हैं। तो लॉयर सर्विस एक ही केस में टैक्सेबल होता है, अगर आप बिग बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, और वो भी कैसे टैक्सेबल होगा? रिवर्स चार्ज। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज याद रखिएगा। इंडिया में आज भी मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स फार्मिंग लाइन में है, तो गवर्नमेंट हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्सेस नेग्लिजिबल या फिर नहीं रखता है। तो जो भी सर्विसेज बेसिक किसान को लगता है ना, वो सर्विस को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, यहां पर हम बता रहे, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है, सॉरी, हाँ ये रहा, एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्लांटेशन या कल्टीवेशन, तो है ही एग्रीकल्चर, प्लस एनिमल्स का मेंटेनेंस या रियरिंग, इसको भी आप क्या बोलते हो? एग्रीकल्चर। किसको नहीं बोलते हैं? तो हॉर्सेस का रियरिंग, ये याद रखिएगा। और हॉर्सेस का रियरिंग कहां होता है? स्टड फार्म में, ये भी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर टैक्स लगेगा, बाकी केसेस में टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद ये तो पूरा सीक्वेंस में याद किए थे हम लोग, कैसे? किसान गया मार्केट में और सीड्स वगैरह का टेस्टिंग करवाया कि कौन सा सीड अच्छा है, एग्जम्प्ट, टैक्स नहीं लगेगा। सीड्स लेने के बाद वो आदमी बुलाया और फसल लगवाया, फसल का देखभाल किया, नहीं लगेगा टैक्स। फसल काटने के लिए मशीन भाड़े पे लेके आया, नहीं लगेगा टैक्स। फसल काटने के बाद लोडिंग किया, अनलोडिंग किया, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, अगेन नहीं लगेगा टैक्स। किसान सोच रहा अगले बार फसल कैसे उगाएं, इसके लिए चलो ट्रेनिंग ले आते हैं गवर्नमेंट से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, अगेन टैक्स नहीं लगेगा। जो फसल काट के लोड करके भेजा था ना, फसल मार्केट में किसी के थ्रू बिकवाता है, एजेंट के थ्रू, तो एजेंट के सर्विस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब किसान का स्टार्टिंग से लेकर बेचने तक का ऑल एक्टिविटीज, जो सर्विसेज ले रहा है, उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है। हाउएवर, आपने बोले तो फसल काटना उठना कुछ भी करो, लेकिन दो चीज याद रखना होता था, ये उससे आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टर अल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर अपने बोल रहे मान के चलो एक किसान पोटैटो ग्रो करता है और पोटैटो क्लीन करने के लिए किसी को बोलता है, तो क्लीन करने के बाद पोटैटो पोटैटो ही रहेगा, तो उस पर जीएसटी नहीं है। बट अगर पोटैटो से चिप्स बनाने बोल दे किसी को, तो एसेंशियल कैरेक्टर क्या हो गया इसका? अल्टर हो गया, और जैसे ही चिप्स बन गया, ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोला जाएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। हमारा मोटिव है फार्मर पे को बेनिफिट मिले, ना कि ले इसको, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद और बात ध्यान देने वाला क्या है, राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता है, पैडी होता है। हाउएवर राइस के रेस्पेक्ट में कुछ कुछ एग्जम्पशन दिया गया था, जैसे राइस का ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी नहीं है, राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग, इस पे भी जीएसटी नहीं है। हाउएवर ये बात जरूर याद रखिएगा, राइस को अगर आप कमीशन बेसिस में खरीदते या बेचते हो,
उस पे जीएसटी है, वीट में नहीं है, क्योंकि वीट तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस पे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप कोई प्लेयर वगैरह हो और रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में आप परफॉर्म कर खेल रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। आईपीएल रिकॉग्नाइज नहीं है, टैक्सेबल होगा, प्राइवेट लीग है वो। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर कोई आर्टिस्ट वगैरह और वो परफॉर्म कर रहा है क्लासिकल या फोक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस या थिएटर, क्लासिकल या फोक फॉर्म में, और वो पर परफॉर्मेंस 1.5 लाख तक चार्ज करता है, एग्जम्प्ट। 1.5 से ज्यादा चार्ज करे, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। और एक बात, ये परफॉर्मेंस के लिए एग्जाम्पशन दिया गया है। अगर जाकिर हुसैन तबला प्ले करते हैं और 1 लाख चार्ज करता है पर परफॉर्मेंस, एग्जम्प्ट। तबला क्या हो गया, क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, तो उस पर जीएसटी नहीं है। 1 लाख लिया है तो 1.5 लाख तक ले तो भी जीएसटी नहीं है, 1.6 ले फुली टैक्सेबल। जाकिर हुसैन ताजमहल टी का ऐड करने के लिए 5,000 रुपए लेते हैं, सिर्फ 5, 1 रुपए से टैक्सेबल। एग्जम्पशन ब्रांड एम्बेसडर सर्विस पे नहीं है, एग्जम्पशन परफॉर्मेंस सर्विस पे। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगर आप म्यूजियम वगैरह जाते हो, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, कितना भी आपसे टिकट प्राइस लिया जाए, टैक्स नहीं लगता उसमें। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला पॉइंट 81 जरूर याद रखिएगा। अगर आप अवार्ड फंक्शंस देखने जाते हो, ठीक है, थिएटर वगैरह में जाते हो, थिएटिकल परफॉर्मेंस देखने जाते हो, या आईपीएल रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट देखने जाते हो, या प्लेनेटोरियम वगैरह जाते हो, तो उस केस में टिकट प्राइस अगर 500 रुपए तक है, एग्जम्प्ट। 500 से ज्यादा फुल्ली टैक्सेबल। हाउवर ध्यान रखिएगा, यहां पर मूवी में कोई एग्जम्पशन नहीं है, मूवी टिकट 1 रुपए से टैक्सेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशनल सर्विस में ध्यान देने वाला बात क्या है, सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और वो सर्विस दे तो क्या होगा, और वो सर्विस ले तो क्या होगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ये 3, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको एलकेजी, यूकेजी, प्री स्कूल से लेकर 12th तक पढ़ाए, या फिर 12th के बाद कोई भी कोर्स करवाए रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, या अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स करवाए। तो इन 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन को ही क्या बोलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस दे अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को, एग्जाम, कोई भी सर्विस, हम एजुकेशनल सर्विस नहीं बोल रहे हैं। स्कूल वाला कोई भी सर्विस दे, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे, अपने बोले एजुकेशनल सर्विस दे, कुछ भी सर्विस दे अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, एग्जाम है। चाहे प्रेजेंट स्टूडेंट हो या प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब ये लोग एडमिशन टेस्ट लेते हैं न्यू स्टूडेंट्स का एंट्री के लिए, एंट्रांस फी, एग्जाम अगर दे रहे हैं तो एनी सर्विस एग्जाम है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस ले रहा है तो उस केस में सिर्फ 5 सर्विस एग्जाम होता है। 5 में से पहला 3 जो हम बोलेंगे वो स्कूल के लेवल तक। कौन कौन सा, ट्रांसपोर्ट सर्विस ले, केटरिंग सर्विस ले, या हाउसकीपिंग सर्विस ले, तो ये स्कूल के लेवल तक एग्जाम है। सीए इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट सर्विस ले, टैक्सेबल। आपका कॉलेज ट्रांसपोर्ट सर्विस ले, टैक्सेबल। ठीक है। एडमिशन या एंट्रांस रिलेटेड सर्विसेज ले, कोई भी, स्कूल वाला ले, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वाला ले, या रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ वाला ले, एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट, एक और बात ध्यान देने वाला बात है, ई लाइब्रेरीज या ई बुक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है स्कूल वाला, टैक्सेबल। ये सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ अगर होता तो एग्जाम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आईएम का सर्विस का बात कर ले तो आईएम का 2 कोर्स टैक्सेबल होता है जो एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्सेस, और अपने बोलते हैं 1 ईयर एमबीए जो होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, ये 2 टैक्सेबल, बाकी सब एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्विस तो अपने जो चार्ट बनाए थे ना उसी से करेंगे, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, एक बार चार्ट से दिखाएंगे वो आपको हम। हाँ, इसके बाद हाँ, एंट्री 77 ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आप रहते हो और हाउसिंग सोसाइटी वाला, जिसको आप रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हो, वो आपसे पर फ्लैट पर मंथ का मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो अगर आपसे चार्ज लेता है 7,500,
7500 पर मंथ पर मेंबर लिया जाता है एग्जाम्प्ट। उससे ज्यादा लेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। अब किसी का 2 फ्लैट है तो पर फ्लैट 7,500 देखोगे आप। अब सोसाइटी वाला 8,000 लिया तो अभी हम बोले 7500 तक होगा तो एग्जाम्प्ट, 7500 से ज्यादा होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये पर मंथ है। हम लोग एक एडुकेशनल ग्रुप बना लेते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड, कि हर महीना मिलेंगे और जीएसटी पे चर्चा करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है जीएसटी पे। अब जब मीटिंग में हम लोग बैठेंगे तो चाय नाश्ता कुछ लगेगा। इसके लिए सब मेंबर हम लोग अगर साल का 1,000 तक देंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए पर मंथ था 7500। ये सब एडुकेशनल, फार्मर्स वेलफेयर, वर्कर्स के लिए, ठीक है, लिटरेचर, साइंटिफिक ग्रुप, ये सब बनाते हो ना आप, उसके लिए 1,000 रुपया साल का। नेक्स्ट, बाकी ये सब तो प्लेन था। जो भी बॉडीज पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है या गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कोई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जहां ये सब नाम आ गया ना, समझ जाइए गवर्नमेंट स्कीम पब्लिक वेलफेयर के लिए एग्जाम। नेक्स्ट, अब अपने आते हैं जो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सुने ना, सॉरी गवर्नमेंट के सर्विस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे लॉयर सर्विस जनरली एग्जाम्प्ट होता था और जब भी टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में होता था, लगभग वैसा ही है गवर्नमेंट सर्विस में। इन जनरल गवर्नमेंट जो भी सर्विस देता है एग्जाम्प्ट है, पब्लिक वेलफेयर है। बट 4 गवर्नमेंट सर्विस टैक्सेबल होता है। कौन कौन सा 4 टैक्सेबल होता है? नंबर 1, अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कुछ सर्विसेज देता है। कौन कौन सा कुछ सर्विसेज? सेल से क्या था? एस से था स्पीड पोस्ट, ए से था एजेंसी सर्विस, एल से था लाइफ इंश्योरेंस और ई से था एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तो इंडियन पोस्ट अगर ये 4 सर्विस देता है तो टैक्सेबल होता है, बाकी एग्जाम्प्ट है, ये 4 टैक्सेबल। इसके अलावा अगर आप एयरक्राफ्ट या वेसल रिलेटेड सर्विस देते हो, सिंपल सा बात था, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इन जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है तो उनका सर्विस एग्जाम्प्ट होता है। बट जब जब गवर्नमेंट वो एक्टिविटी करे जो प्राइवेट वाले भी करते हैं तो प्राइवेट पे टैक्स है, तो पैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट सर्विस पे भी आप टैक्स लगा देते हो। क्लियर? तो वेसल एयरक्राफ्ट प्राइवेट भी होता है, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अपने बोले पब्लिक बस भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है, टैक्सेबल। ऐसे इसका बात हम लोग अलग से कराएं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 अभी तक बात की है ना, ये ऑलवेज टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। बस एक्सेप्शन ये रहता है कि ये जो 4 सर्विस आप पढ़े डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सब नहीं, सिर्फ ये 4। इसके अलावा अभी तक आप क्या क्या सुने, हम फिर से रिपीट करें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेल सर्विस, एयरक्राफ्ट वेसल रिलेटेड सर्विस, गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी सर्विस अगर आप देते हो बिजनेस एंटिटी को, कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट दिया है, टैक्सेबल। और ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, बिग बिजनेस एंटिटी है, तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ठीक है? इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस का एक और चार्ट बनाए थे हम लोग। इन जनरल गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है? एग्जाम्प्ट। बट अगर अभी जो 4 पढ़ के हैं, सेल, ठीक है, जैसे था ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेसल एयरक्राफ्ट, फिर अपने बोले ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस एंटिटी वाला, तो ये 4 क्या होता है? टैक्सेबल। 4 में से पहला 3 अभी बोले फॉरवर्ड चार्ज, और चौथा वाला अगर बिग बिजनेस एंटिटी को दोगे तो रिवर्स चार्ज। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट का ड्यूटी है, प्राइवेट वाले है ही नहीं, दिमागी मत लगाइएगा। हम आपको पहले ही बताएं, गवर्नमेंट सर्विस जनरली एग्जाम्प्ट होता है, बट कोई सर्विस प्राइवेट वाले देते हैं, वही गवर्नमेंट भी दे तो जाके टैक्स लगाते हो, क्योंकि प्राइवेट पे टैक्स है तो बराबरी करने के लिए आप गवर्नमेंट में भी टैक्स लगाते हो। बट अगर कोई सर्विस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देता है, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन अंडर रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ,
ये सब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देता है, उस पर जीएसटी आप नहीं लगाते। इसके अलावा 5,000 रुपए तक गवर्नमेंट अगर आपसे चार्ज करता है सर्विस के लिए, ये सब छोड़कर, ये 3 का बात नहीं कर रहे हैं, ये 3 तो ऑलवेज टैक्सेबल था, अब सब बात इधर का हो रहा है। 5,000 रुपए तक गवर्नमेंट आपसे चार्ज करता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वाले केस में पर ईयर 5,000 देखते हो, ठीक। तो ये था आपका गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, क्लियर है। तो एग्जाम्पशन चैप्टर, एक और बात, कभी भी एग्जाम्पशन चैप्टर को एट ए स्ट्रेच मत पढ़िएगा कि पूरा एक बार में एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब रिवाइज करते हो ना तो 10 एग्जाम्पशन एक दिन में पढ़ लो, अगले दिन बैलेंस 10 पढ़ लो, ऐसे करके। एग्जाम्पशन में प्लेन सा क्वेश्चन आता है आपको, जो कि आपको क्लास का डिस्कशन ही रेदर याद रह जाएगा, तो अलग से बैठ के एफर्ट मत डालिएगा इस चैप्टर के। तो ये हो गया एग्जाम्पशन। नेक्स्ट, इसके बाद होता है लेवी लेस एग्जाम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन। कलेक्शन के लिए 12 to 14, ठीक है। और ये क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई। 12 होता है गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, 13 होता है सर्विस का, और 14 दोनों का रेट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। 12 का अगर अपने बात कर ले तो 12 में गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हो, हम 12 13 दोनों ही बात कर लेते, ठीक है। एक पेज से ही निकल जाए ये तो आपके। ये रहा इन जनरल गुड्स के लिए, याद रखिएगा गुड्स वाले केस में आप एडवांस पे टैक्स नहीं देते, ये जरूर याद रखिएगा। तो गुड्स में पेमेंट फॉर्मूला में नहीं आएगा नॉर्मली। तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, 12 बोलेगा। इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जो आपको कर देना चाहिए। अब आप बोलोगे कब तक इनवॉइस कर देना चाहिए, सेक्शन 31 इनवॉइसिंग चैप्टर में बताएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, गुड्स के केस में। सर्विस वाले केस में पेमेंट आता है। सर्विस में देखते हो आप आदमी अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा मतलब इनवॉइसिंग सही है या गलत। अगर इनवॉइसिंग सही है तो फॉर्मूला में आता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइसिंग रॉन्ग है तो इनवॉइस को हटाइए, कंप्लीशन को ले आइए और फॉर्मूला बन जाएगा कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आप बोलोगे इनवॉइसिंग सही गलत का मतलब इनवॉइसिंग चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर 1,000 रुपए तक आप एडवांस ले लेते हो, बिल से एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि इस बार नहीं अगले बार दे देना टैक्स उस पे। ये गुड्स में भी लिखा हुआ है, सर्विस में भी लिखा हुआ है, बट गुड्स के लिए तो ये काम का ही नहीं है कि गुड्स वाले केस में एडवांस में टैक्स आप नहीं देते हो, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद रिवर्स चार्ज में कैसे निकलता है, तो सुनिएगा अच्छे से। सर्विस का हम पहले बात कर रहे हैं। नॉर्मली सर्विस का कैसे होता था, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट रिवर्स चार्ज में आप 60 डेज एक्स्ट्रा दे देते हो। तो 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे बर्डन है तो उसको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और जब भी फ्रॉम हम लोग बोलते हैं, फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग होता है, याद रखिएगा। अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, एक बाहर है एक इंडिया में, होल्डिंग कंपनी बाहर सब्सिडरी इंडिया में, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है, पेमेंट तो रहेगा ही रहेगा, बुक एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखिएगा पेमेंट सिर्फ गुड्स में नहीं आता है, नॉर्मली सर्विस में ऑलवेज आता है, ठीक है। तो सर्विस का फॉर्मूला जनरली क्या था रिवर्स चार्ज का, 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। गुड्स वाले केस में 61st नहीं है, 31st है। पेमेंट यहां भी है रिवर्स चार्ज में, और रिवर्स चार्ज तो अर्लियर ऑफ 3 देखेंगे अपने गुड्स वाले केस में। क्या क्या देखना है अपने को, सबसे पहले अपने देखेंगे रिसिपिएंट की साइड से, तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स 61st नहीं 31st डेट है, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। कभी भी अगर सप्लायर के पास डेटा नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, इनवॉइस पेमेंट कंप्लीशन ये सब का, तो हम लोग रेसिपिएंट का यूज करते हैं। उसके पास भी नहीं है तो अभी नीचे आएंगे रेसिडुअरी में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद वाउचर्स। वाउचर्स में 2 टाइप का वाउचर्स होता है, एक आइडेंटिफाइबल वाउचर्स मतलब ऐसा वाउचर्स जिसका आपको एंड यूज पता है कि जब भी यूज होगा कहां यूज होगा। हम आपको वाउचर देते हैं और बोलते हैं इससे सिर्फ पेन परचेज कर सकते हो, इसको बोलेंगे आइडेंटिफाइबल वाउचर।
क्योंकि पता है जब भी यूज करोगे पेन ही यूज करोगे, पेन ही खरीदोगे, तो इशू वाले दिन ही हम आपसे टैक्स ले लेंगे पेन का रेट लगा के। बट अगर आपको हम वाउचर देते हो और बोलते इसमें से कुछ भी खरीद सकते हो, तो आइडेंटिफाइबल नहीं है। अब पता थोड़ी है मेरे को कि अगला क्या खरीदेगा, तो वेट करिए जब पता चले। कब पता चलेगा? जब वो खरीदेगा। तो इस बार डेट ऑफ इशू नहीं, डेट ऑफ रिडम्पशन देखना। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर बाई चांस सप्लायर के पास रिकॉर्ड नहीं होता तो आप रेसिपेंट का यूज करते हो, और रेसिपेंट के पास भी नहीं है तो उसके लिए रेसिडोरी में आते हैं। रेसिडोरी में अगर जो पर्सन जिसका बात हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का वो रजिस्टर्ड है, तो आप लेते हो रिटर्न फाइलिंग डेट या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर वो रजिस्ट्रेशन तक नहीं लिया है, अनरजिस्टर्ड है, तो पेमेंट डेट, क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद कभी भी वैल्यू बढ़ा, एडिशन इन वैल्यू, कैसे बढ़ा? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी के चक्कर में। तो जिस दिन लेट फी मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या पेनल्टी मिलेगा, उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, एडिशन इन वैल्यू का। क्लियर है? तो ये था 12 और 13, 12 गुड्स के लिए, 13 सर्विस के लिए। 14 रेट चेंज के लिए आपने बोले थे, ये मेजॉरिटी रूल देखते थे, इसमें हम लोग सिलेबस में नहीं है, जस्ट हम बोल के निकल रहे। आप देखते थे कि मेजॉरिटी किस साइड है, जिस साइड मेजॉरिटी है उस साइड आंसर आता था, और उसमें भी एग्जैक्ट डेट कौन सा, आइदर इनवॉइस और पेमेंट, अगर दोनों ही एक साइड हो तो विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम लोग एक सर्कुलर देखे थे, ये वाला, कि अगर लैंड ओनर अपना जमीन प्रोमोटर को दे देता है, ठीक है, डेवलपमेंट राइट्स LDR, तो उस केस में इसका सर्विस को एग्जम्प्ट कर दिया गया था। ठीक है, लैंड ओनर का सर्विस एग्जम्प्ट होता ऑन द कंडीशन कि प्रोमोटर आगे जो भी फ्लैट्स बना रहा है ना उस पर टैक्स देगा। तो जितना भी फ्लैट्स बना रहा है, अगर प्री कंस्ट्रक्शन बिक गया तब तो टैक्स देना ही देना है, सर्विस है। बट अगर कंस्ट्रक्शन के बाद बिका तब तो नेगेटिव लिस्ट हो जाता है, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे वो RCM में टैक्स देता था। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन में अपने बोले 3 तरीके का वैल्यूएशन सिस्टम होता है, जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट वन ही है। पहला सिस्टम होता है 15(1) + 15(2) - 15(3), आई गेस याद होगा। 15(1) प्राइस, 15(2) डेट्स, 15(3) डिस्काउंट। तो हम लोग बोलते थे ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस प्लस डेट्स माइनस डिस्काउंट। और ट्रांजेक्शन वैल्यू कब लेंगे? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, प्राइस हो, दूसरा बायर और सप्लायर, ठीक है, या बायर रेसिपिएंट क्या हो, अनरिलेटेड हो, और जो प्राइस है वो सोल कंसीडरेशन हो। अगर ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाकर आप ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से आंसर निकालना। एक भी कंडीशन टूटा तो 15(4) में चले जाओगे और वो आपको रूल्स में भेजेगा फाइनल्स में। कुछ और भी केसेस है 15(5), वो भी रूल्स बोलता है फाइनल में। क्लियर? अब अपने को ये समझना है ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है। तो हम बोले ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस प्लस डेट्स माइनस डिस्काउंट। प्राइस तो समझ रहे, डेट्स मतलब, तो डेट्स में 5 चीज था। ठीक है, शॉर्टकट में डिफॉल्ट क्या था, डिलेड पेमेंट चार्जेस, जिसको आप लिक्विडेटेड डैमेजेस, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, ये सब बोलते हो, ये सब जुड़ता है वैल्यू में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लाइन से ही बात करें। पहला पॉइंट बोलता था टैक्सेस जुड़ेगा। तो अगर वैल्यू में मान के चलो वैल्यू है और टैक्स लगा हुआ है, तो टैक्स जोड़ोगे वैल्यू में, सो दैट वैल्यू प्लस टैक्स पे GST लगे। बट टैक्सेस तो जुड़ता था, बट GST वाला टैक्सेस नहीं जुड़ता था अदर देन GST। तो कौन कौन सा जुड़ेगा? तो एग्जांपल याद होगा आपको, जैसे टोबैको पे एक्साइज भी है और GST भी, तो बिल ऐसे बनेगा, सेलिंग प्राइस, एक्साइज, और इस टोटल पे GST। हाँ, टैक्स ऑन टैक्स है यहाँ, इंटेंशनल है। ठीक है, ऐसे ही म्युनिसिपल टैक्स हो, एयर टिकट हो, एयरपोर्ट टैक्स हो, सेम ट्रीटमेंट। बट TCS इनकम टैक्स में जो है ये टैक्स नहीं है, ये इंटरिम लेवी होता था, तो TCS को वैल्यू में ऐड आप नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट B स्किप करिए, सी में आइए। सी बोलता था कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो जुड़ेगा जो सप्लायर आपसे ले रहा है। तो अगर आपसे हम पढ़ाने के लिए, मान के चलो पूरे कोर्स के लिए पढ़ाना, बुक्स के लिए, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब जोड़ के आपसे लेते हैं फी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बुक कॉस्ट, ये सब मेरे लिए इंसिडेंटल एक्सपेंस है।
ये सब वैल्यू में जुड़ेगा कोचिंग सर्विस का। क्लियर है? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। वैसे अगर आप कोई सामान खरीदते हो, उसका पैकिंग इंसिडेंटल है, लिंक्ड है उससे, तो पैकिंग एक्सपेंस भी जुड़ेगा। तो जो भी चीज जो आपकी कॉस्ट शीट में आना चाहिए ना, उसको आप वैल्यू में जोड़ देते हो। पैकिंग कौन सा जुड़ेगा? ऑल टाइप ऑफ पैकिंग जुड़ेगा एक्सेप्ट रिटर्नेबल पैकिंग, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, यहां तो आपको एक्सपेंस लेना है, वो तो एसेट है आपका, ठीक है, वो एमोटाइज होगा। अब पैकिंग प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, स्पेशल पैकिंग हो, प्रोटेक्टिव पैकिंग हो, एनी टाइप ऑफ पैकिंग जुड़ता है एक्सेप्ट रिटर्नेबल या ड्यूरेबल पैकिंग। इसके अलावा डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस, इंजीनियरिंग कॉस्ट, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, सब का सब इंसिडेंटल खर्चा है, कॉस्ट शीट में आना चाहिए तो वैल्यू में भी आएगा। नेक्स्ट, अब पॉइंट बी क्या बोलता है? बी, अगर कोई भी खर्चा आप इंकर करो सप्लायर और वैल्यू में आ रहा है, तो अगर वो अमाउंट सप्लायर खुद ना करके आपसे करवा दे तो भी वैल्यू में आएगा। बोलने का मतलब है, हम आपको कोर्स देने के लिए बुक्स का प्रिंटिंग करवाते हैं, अगर प्रिंटिंग हम करवाएंगे तो प्रिंटिंग एक्सपेंस को जोड़ेंगे वैल्यू में। तो अगर वही प्रिंटिंग हम ना करवा के बोले आप प्रिंटर को पैसा दे दो तो भी जुड़ेगा। क्लियर? कॉन्ग्रुएंट है। तो बी क्या बोलता है? एनी अमाउंट, कौन सा अमाउंट? दैट द सप्लायर वाज लायबल टू पे बट एक्चुअली पेड बाय रेसिपिएंट, ये भी वैल्यू में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डी तो बताई दिए थे। एंड लास्टली एस फॉर सब्सिडी, आपने बोले गवर्नमेंट सब्सिडी तो कंसीडरेशन ही नहीं होता है, हटा दीजिए उसको, और बाकी सब्सिडी जो बचा जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो वैल्यू में आएगा। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब था प्राइस प्लस ये 5 आइटम डेट्स माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो टाइप का, एक प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट मतलब जो सप्लाई के दौरान पता है आपको, बिल में लिखा हुआ है। अब चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, क्वांटिटी डिस्काउंट हो, अपने बोले ट्रेड डिस्काउंट हो, अपने बोले डैमेज डिस्काउंट हो, कोई भी डिस्काउंट हो, डिस्काउंट ऑफ एनी टाइप अगर बिल में लिखा हुआ है माइनस करेंगे वैल्यू से। ये हो गया प्री सप्लाई। बट कुछ डिस्काउंट ना बिल में नहीं लिखा होता, पहले सप्लाई के बाद दिया जाता है, उसका बोलते हो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। जैसे हम आपको बोलते हैं कि अगर आप इस महीने मेरे से 1 लाख से ज्यादा सामान खरीदोगे तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। अब पहला दिन आप 2000 पीस खरीदें, फिर कुछ पीस खरीदें, उस टाइम तो डिस्काउंट नहीं देंगे। बट महीने के बाद अगर हम देखते हैं कि हाँ आपका 1 लाख क्रॉस हो गया तो अब तो डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट पहले सप्लाई के दौरान बिल में नहीं था, बाद में पता चला तो पोस्ट सप्लाई बोलते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी माइनस होगा। पहले तो प्रूफ करो कि ये डिस्काउंट का बात हुआ था, मतलब अग्रीमेंट दिखाइए। क्लियर? पहला पॉइंट अग्रीमेंट। दूसरा, मेरे को इनवॉइस से लिंक करना पड़ता है, मेरे को बताना पड़ेगा जो पहले बिल दिए कौन सा बिल नंबर के रेस्पेक्ट में हम आज डिस्काउंट दे रहे हैं। और थर्ड कंडीशन, क्योंकि हम पहले फुल अमाउंट चार्ज किए आपसे, फुल अमाउंट का बिल भेजे हैं, अब डिस्काउंट हो रहा है, वैल्यू गिर रहा है, तो पहले जो आप फुल आईटीसी लिए थे उसको भी आप कम करिएगा। तो जितने से वैल्यू गिरा उतने से प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था डिस्काउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ सकता है या न्यूमेरिकल भी जो हम लोग किए वो भी। क्लियर? तो ये था सेक्शन 15 आपका। नेक्स्ट, सेक्शन 16 से चालू हो जाता है आपका आईटीसी। एक बार नंबर्स पे बात कर ले रहे। देखिएगा, सीजीएसटी एक्ट देख रहे हैं, सेक्शन 1 एंड 2 तो फिक्स्ड है, 1 टाइटल वगैरह, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी, 2 डेफिनेशन, 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन है, 7 8 सप्लाई है। 7 में सप्लाई लिखा हुआ है, 8 में मल्टीपल सप्लाई। अब सप्लाई पे लगेगा जीएसटी लेवी, तो 9 और 10 लेवी, 9 नॉर्मल लेवी, 10 कंपोजिशन लेवी। लेवी के बाद एग्जम्पशन 11 में, और लेवी लेस एग्जम्पशन इज इक्वल टू कलेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर 12 to 14। कलेक्शन के बाद जीएसटी निकाल कलेक्ट करने के लिए वैल्यू और रेट चाहिए, तो वैल्यू 15 में।